हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान, क्योंकि आप लोगों पे बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं तो हम लोग अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग 2025 का पहला सेट देखेंगे, जिसमें आपके 6 बहुकल्पी पूछे जाते हैं और आपके दो दो नंबर वाले प्रश्न जो पूछे जाते हैं। तो हम लोग जितना आज हो सकेगा उतना देखेंगे, फिर बाकी नेक्स्ट डे देखेंगे। तो आ जाइए सभी लोग जल्दी से। हम लोग पहला वैकल्पिक प्रश्न देखते हैं। 2025 का जो पहला सेट है हमारा, ये जो अनसॉल्व्ड है, ये एचएम का है। ठीक है, अग्रवाल में हो सकता है सेट एक आधा आगे पीछे हो। इसमें पहला क्वेश्चन है, गैसीय विलयन का उदाहरण है, आपसे पूछा गया है। और इसमें ऑप्शन जो दे रखा है आपको, पहला ऑप्शन दे रखा है कपूर का नाइट्रोजन में विलयन, सेकेंड है हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, थर्ड ऑप्शन है आपका पारे का सोडियम के साथ अमलगम, और फोर्थ ऑप्शन है जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस। तो इस टाइप का जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो आपको ये देखना है कि विलायक हमारा गैसीय विलयन अगर कहा गया है तो विलायक हमारा गैसीय माध्यम में ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर ठोस विलयन पूछता तो हम विलायक ठोस देखते, और अगर द्रव विलयन का कोई उदाहरण पूछता तो हम विलायक को द्रव अवस्था में देखते। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है गैसीय विलयन का उदाहरण, तो इस चार ऑप्शनों में आपको ये देखना है कि विलायक हमारा किसमें गैसीय अवस्था में है। तो आप पहला ऑप्शन देखेंगे कपूर का नाइट्रोजन में विलयन। तो यहाँ पर कपूर आपका ठोस है और नाइट्रोजन आपकी गैस है, और विलायक जिसमें जो घुल रहा है उसको गैसीय अवस्था में होना चाहिए। तो इसमें नाइट्रोजन जो है विलायक है और कपूर क्या है, विलेय है। जबकि इसमें देखिए हाइड्रोजन का पैलेडियम में, पैलेडियम ठोस है तो ये ऑप्शन होगा नहीं। पारे का सोडियम के साथ अमलगम, ये भी नहीं होगा क्योंकि सोडियम धातु है। और जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस, तो जल जो है आपका क्या है, विलायक यहाँ द्रव अवस्था में है। तो पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कपूर का नाइट्रोजन में जो विलयन होगा वो उदाहरण किसका होगा, गैसीय विलयन का उदाहरण होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न खा देखेंगे। किस संक्रमण धातु आयन के यौगिक रंगहीन होते हैं? तो पहला ऑप्शन है क्रोमियम 3+, सेकेंड ऑप्शन है कोबाल्ट 2+, थर्ड ऑप्शन है निकल 2+, और फोर्थ ऑप्शन है जिंक 2+। तो आप सभी को पता है ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनमें हम लोग देखते हैं कि किस धातु आयन में डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वे रंगीन गुण प्रदर्शित करेंगे, और जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे वो जो है क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। तो यहाँ पर जो Zn2+, जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, सही हो जाएगा, क्योंकि Zn2+ का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे आप देखेंगे Zn, और जब आप 2+ करेंगे तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आर्गन के रूप में 18 इलेक्ट्रॉन स्थायित्व प्राप्त कर लेंगे, और 3d और 4s। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 3d 10 हो जाएगा, 4s क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और देख रहे हैं आप यहाँ पर जो डी कोष है ये पूरा का पूरा भरा हुआ है, अतः यह जो है कैसा होगा, कैसा होगा, रंगहीन होगा, यानी कि कोई भी रंगीन गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, रंगीन गुण तभी प्रदर्शित करेगा जब किसी भी संक्रमण धातु आयन के डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाए। यहाँ कोई नहीं पाया जा रहा, इसलिए Zn2+ क्या होगा, रंगहीन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, गा बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा है, एक संकुल दे रखा है पोटेशियम, और ब्रैकेट के अंदर लिख रखा है कोबाल्ट, और यहाँ पर जो है CO लिगेंड कार्बोनिल यूज हुआ है, 4 लिगेंड यूज किए गए हैं कार्बोनिल के। और इसमें पूछा है कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो होता है कार्बोनिल, ये क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 हो जाएगी। और ये पोटेशियम 1 है और पोटेशियम पर प्लस चार्ज होता है +1, तो +1 उधर जाएगा तो हो जाएगा -1। तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो कितनी होगी, -1 होगी। फिर चौथा वैकल्पिक प्रश्न आपसे पूछता है अम्लीय क्षमता बढ़ने का सही क्रम है। तो इसमें पहला ऑप्शन बना रखा है फिनॉल से ज्यादा जो अम्लीय है एथेनॉल, और एथेनॉल से ज्यादा अम्लीय क्लोरोएसिटिक अम्ल, और फिर सबसे ज्यादा इसमें दे रखा है एसिटिक अम्ल। सेकेंड ऑप्शन जो इन्होंने बनाया है क्लोरोएसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और एथेनॉल और फिनॉल, ये सभी जो हैं ऑप्शन दे रखे हैं। आपको इसमें ये पहचानना है कौन सा 4 में से ऑप्शन होगा जो अम्लीय क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में सही सही लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर थर्ड ऑप्शन देख रहे होंगे, ये थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एथेनॉल से ज्यादा अम्लीय फिनॉल होता है, और फिनॉल से ज्यादा अम्लीय प्रकृति एसिटिक अम्ल दर्शाता है, और एसिटिक अम्ल से ज्यादा प्रकृति जो है क्लोरो एसिटिक अम्ल दिखाता है। क्यों, क्योंकि एथेनॉल से जब प्रोटॉन निकलेगा तो एथॉक्साइड आयन बनता है,
और एथॉक्साइड आयन में एक ही ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणावेश रहता है, जबकि फिनॉल में क्या रहता है, जब हाइड्रोजन आयन त्याग होता है, प्रोटॉन निकलता है, तो जो फिनॉक्साइड आयन बनता है और वह क्या करता है, बेंजीन रिंग पर जो है ऋणावेश फैल जाता है, जिसके कारण अधिक स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए फिनॉल जो है इथेनॉल से अधिक अम्लीय होगा। एसिटिक अम्ल में क्या होता है, एसिटिक अम्ल से जब प्रोटॉन निकलता है तो जो माइनस चार्ज आता है ऑक्सीजन पर वो 2 ऑक्सीजन परमाणुओं पर फैल जाता है, जिसके कारण एसिटिक अम्ल फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है। और क्लोरो एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल से इसलिए अधिक अम्लीय होता है क्योंकि क्लोरो एसिटिक अम्ल में क्लोरो Cl के आ जाने से ये क्या करता है, ये माइनस इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि माइनस ऋणात्मक प्रेरक प्रभाव प्रदर्शित करता है, और यह क्या करता है, कार्बोक्सिलिक समूह से इलेक्ट्रॉन घनत्व को दूर कर देता है, जिसके कारण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो हाइड्रोजन बंध बना होता है वो वीक हो जाता है और आसानी से प्रोटॉन निकल जाता है। तो ये वाला जो सी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। एथेनॉल इज ग्रेटर देन फिनॉल इज ग्रेटर देन एसिटिक अम्ल इज ग्रेटर देन क्लोरो एसिटिक अम्ल। सबसे ज्यादा क्लोरो एसिटिक अम्ल अम्लीय होगा, फिर एसिटिक अम्ल, फिर उससे कम फिनॉल और सबसे कम एथेनॉल होगा। ठीक, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दी से सभी लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जो है इसके आगे के 2 वैकल्पिक देखते हैं, क्योंकि बोर्ड पर जो है इतना ही आ पाता है, 4 प्रश्न आ पाए हैं। जल्दी से आप लोग देखिए, फिर हम लोग अगले 2 वैकल्पिक प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो 5वां वैकल्पिक पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक फेलिंग विलयन परीक्षण देता है। तो पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, सेकेंड ऑप्शन है सुक्रोज, थर्ड ऑप्शन है वसा और फोर्थ ऑप्शन है प्रोटीन। तो आपका फेलिंग विलयन टेस्ट और टॉलेन अभिकर्मक टेस्ट, ये दोनों टेस्ट जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपका देता है कौन, ग्लूकोज। कौन देता है, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ग्लूकोज। सुक्रोज, वसा और प्रोटीन ये सभी जो है फेलिंग विलयन टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक समूह होता है और एल्डिहाइडिक समूह ही जो है टॉलेन और फेलिंग विलयन को अपचयित करते हैं, ना कि ये तीनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट जो बहुविकल्पी पूछा गया 6ठा प्रश्न, श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या में बदलाव किए बिना एल्किल हाइलाइडों से प्राथमिक एमीन के बनाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। तो पहला ऑप्शन है हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, सेकेंड है ग्रेवियल थैलिमाइड अभिक्रिया, थर्ड ऑप्शन है सैंडमायर अभिक्रिया, फोर्थ ऑप्शन है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। तो बिना कार्बन परमाणु की संख्या में बदलाव किए एल्किल हैलाइड से जो प्राथमिक एमीन बनाने का जो सर्वश्रेष्ठ तरीका है वो है ग्रेवियल थैलिमाइड अभिक्रिया। इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रेवियल थैलिमाइड अभिक्रिया। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रश्न संख्या दूसरे का देखेंगे, इसमें पूछा गया है, एक विलयन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला है, बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए 2 नंबर में। प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, एक विलयन है जिसमें बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत 30 दे रखा है, इसका मतलब 70% जो द्रव्यमान होगा वो किसका होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का होगा, जिसमें बेंजीन घुला हुआ है। और इसमें बेंजीन जो है विलेय है और विलेय बेंजीन का ही उन्होंने मोल प्रभाज या मोल अंश की गणना पूछा है। ठीक है, तो देखेंगे इस सवाल को, इसमें देखेंगे बेंजीन का जो द्रव्यमान है इसमें वो है 30 ग्राम, और विलायक जो आपका है इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे आप CCl4 से दिखाते हैं, का द्रव्यमान कितना है, CCl4 का द्रव्यमान है इसमें 70 ग्राम। ठीक है, अब इसमें बेंजीन का अणुभार कितना हो जाएगा, तो बेंजीन का अणुभार, बेंजीन का सूत्र C6H6, तो इसका अणुभार हो जाएगा कार्बन 12 6 72 और ये 6, यानी कि 72 और 6 हो जाएगा आपका कितना, 12, ये यहाँ पर 72 और ये 6, यानी कि टोटल आ जाएगा इसका 78 आ जाएगा अणुभार। और ऐसे ही CCl4 का अगर हम अणुभार निकाल लें, क्योंकि इनकी सबकी हमें जरूरत पड़ेगी, वरना हम डायरेक्ट लगा देते तो आपके साथ समझ में शायद ना आता। तो इसका जब निकालेंगे तो कार्बन 1 है यहाँ 12, और क्लोरीन के 4 अणु आए हैं, और एक क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है 35.5 होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो ये आ जाएगा 154 अणुभार। ठीक है, अब यहाँ पर बेंजीन के जो है
मोल निकालने पड़ेंगे आपको। बेंजीन के मोल निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पर भार बटे अणुभार। ठीक है, भार को जो है अणुभार से भाग करना पड़ेगा। भार है बेंजीन का 30 और अणुभार आया इसका बेंजीन का 78। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, भाग करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट इसका कितना आ जाएगा देख लीजिएगा, 46 38 46, हाँ 0.38 और ये वैल्यू आ जाएगी 46। ठीक है, और यहाँ पर जो आप देख लीजिएगा ऐसे ही CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड का भी आपको निकालना है मोलों की संख्या। के मोल कितने आएंगे, भार बटे अणुभार जैसे ही करेंगे आप, तो इसका भार CCl4 का 70 है, इसका अणुभार होगा 54। ये देखो यहाँ पर इसको जब आप भाग करेंगे तो दशमलव के 4 स्थानों तक जब इसका मान निकालेंगे तो 0.4545 इतना आएगा। अब यहाँ पर कुल मोलों की संख्या आप देख लीजिए कितना आएगा। कुल मोल कितने आएंगे, कुल मोल विलेय और विलायक दोनों के मोल जोड़ दीजिए, यानी कि 0.3846 और प्लस 0.4545। इसका जब टोटल आप करेंगे तो आ जाएगा 0.83 और ये आ जाएगा 9 और 1 91 आ जाएगा। ठीक, 0.8391। अब यहाँ से हमको जब कुल मोल पता चल गए तो हमको निकालना किसका है, बेंजीन के मोल अंश या मोल प्रभाज की गणना करनी है। तो हम यहाँ साइड में देखेंगे, अब जिसका हमको मोल अंश या मोल प्रभाज निकालना होता है उसके मोलों की संख्या ऊपर रखते हैं, कुल मोल से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर बेंजीन का जो मोल अंश आएगा, बेंजीन का जो मोल अंश आएगा वो आएगा क्या, बेंजीन के मोलों की संख्या यानी कि N और B, विलेय को B से दिखाएंगे और टोटल क्या हो जाएगा Na प्लस Nb यानी विलेय और विलायक दोनों के मोल। तो यहाँ से Nb यानी विलेय का मोल हमारा कितना है, देखो बेंजीन का 0.3846 और कुल मोल हमारे देखो दोनों के जोड़ने पर कितने आए हैं 0.8391। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर इसका आ जाएगा 0.4583 इतना मोल आएगा किसका, बेंजीन का। और अगर इसी में खैर पूछा नहीं, अगर पूछ लेता CCl4 यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड का भी अगर पूछ लेता तो वो भी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। इसको क्या कर देते, 1 से घटा देते, क्योंकि विलेय और विलायक दोनों के मोल अंश या मोल प्रभाज का जो कुल योग होता है वो 1 होता है। तो विलायक का अगर निकालना होता तो इस वैल्यू को हम 1 से घटा देते तो CCl4 का भी मोल प्रभाज हमें पता चल जाता। ठीक है, तो बेंजीन का सवाल में पूछा है, बेंजीन का मोल प्रभाज हो जाएगा यहाँ पर 0.4583। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, 2 नंबर में सवाल पूछा गया है। देखेंगे दूसरे का खा प्रश्न पूछा गया है, राउल्ट का नियम समझाइए। और दूसरे का गा प्रश्न पूछा गया है, संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो पहले हम लोग दूसरे का खा प्रश्न देखेंगे, राउल्ट का नियम समझाइए। तो राउल्ट ने बताया था कि जब भी स्थिर ताप पर या किसी दिए गए ताप पर द्रव विलयन में, यहाँ पर 2 द्रव ऐसे होने चाहिए दोनों वे द्रव वाष्पशील होने चाहिए, और द्रव विलयन के लिए जो विलयन के किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब जो होता है वह उस घटक के मोल अंश या मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो नियम लिख लीजिएगा, राउल्ट के नियमानुसार दिए गए किसी ताप पर द्रव विलयन के किसी
किसी घटक विलयन का आंशिक वाष्प दाब उस विलयन के या उसके घटक के मोल प्रभाज या मोल अंश के समानुपाती होता है। के समानुपाती होता है। ठीक, ये था राउल्ट का नियम। अब इस नियम को हम लोग दर्शाएंगे किससे? पी ए जो होता है ये किसी भी विलयन के घटक का क्या होता है? आंशिक वाष्प दाब, यानी कि ए क्या है? उस विलयन का घटक है, और ये जो पी ए है क्या दिखा रहा है? आंशिक वाष्प दाब। ये जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है उसी घटक के मोल अंश या मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। और जब यहाँ से अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है पी ए नॉट। क्या आता है? पी ए नॉट इंटू हो जाएगा ये एक्स ए, यानी कि ये जो पी ए नॉट है ये क्या है? उस घटक विलयन का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। पी ए क्या है? आंशिक वाष्प दाब है, और एक्स ए क्या है? घटक ए का मोल अंश है। ठीक है, तो ये था आपका राउल्ट का नियम। आप देखिए अगला जो प्रश्न इसमें पूछा है दूसरे का, संक्रमण धातुएं उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आप सभी को पता है संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये प्रश्न भी 2 नंबर में पूछा गया है। क्योंकि संक्रमण धातुओं के डी कक्षक में आयुग्मित सॉरी यहाँ पर अयुग्मित थोड़ा सा गलत लिख गया है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जिससे इलेक्ट्रॉनों के प्रचक्रण, जिसको आप स्पिन कहते हैं, प्रचक्रण के कारण एक निश्चित चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होता है, जिसके कारण यह
जिसके कारण यह अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण यह अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। इतना सा आपको सोल्यूशन देना है इसमें और आपको जो है 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। दूसरे का घ प्रश्न पूछा गया है, आपका संकुल दिया गया है Mn, जिसमें आपकी केंद्रीय धातु मैग्नीज है और Br4 है और ऊपर चार्ज कोष्ठक के 2-। इसमें बताया गया है कि केवल प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण का जो मान दे रखा है म्यू का यहाँ पर 5.9 Bm दे रखा है और पूछा है संकुलायन की ज्यामिति क्या होगी। देखिए इसमें ये 5.9 जो दे रखा है ये किसका रूट है, अगर सभी को पता हो तो ये 35 का जो है रूट है, लेकिन आपको यहाँ पर निकालना आना चाहिए क्योंकि ये जो संकुल आपका दे रखा है यहाँ पर Mn Br4 2-। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैग्नीज का जो है पता कर लेंगे हम लोग कि इसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या आएगी। तो मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था इसमें आ जाएगी, ये आपका -4 है और -4 उधर जाएगा तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था इसकी आ जाएगी मैंगनीज की +2। कितनी आ जाएगी? +2। ऑक्सीकरण अवस्था सबको निकालना आना चाहिए। यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था आएगी +2 और जब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीज का परमाणु क्रमांक होता है 25, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करोगे तो आएगा 3d और 4s। 25 18 7 25 आपको भरने हैं तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर +2 है तो ये जो ऑक्सीकरण अवस्था आएगी Mn2+ की ये आएगी आर्गन और यहाँ जो है बाहरी कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर +2 आवेश है तो यहाँ पर बचेगा 3d 5 4s 0। अब इसके आपको जब कक्षक बनाने होंगे तो 3d 5d में आपको पता है 5 होते हैं, 1 ठीक है 5 और s में कितना होता है 0। तो ये 3d 5 है, ये 4s आपका क्या है 0 है और आप चाहें तो यहाँ पर 4p भी बना लें, जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो 4p 0 रहेगा। अब 3d 5 में आपको 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 5वें इलेक्ट्रॉन आप भर दीजिए और आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित पाए जा रहे हैं। ठीक है, और ये सब आपके खाली पड़े और इसमें आपको Br कितने भरने हैं 4 भरने हैं, यानी कि अब एक इसमें जाएगा Br आपका, एक इसमें Br माइनस इसके साथ उपसंयोजक बंध बनाएगा, एक इसके साथ और एक इसके साथ। इसका मतलब यहाँ पर जो संकरण मिलेगा वो मिलेगा आपको sp3 संकरण और जब sp3 संकरण मिलेगा तो जो संकुल है इसकी जो ज्यामिति होगी वो हो जाएगी चतुष्फल की। इसलिए दिए गए संकुल की ज्यामिति चतुष्फलकीय होगी। और इसका जो है आपको फिगर बना देना रहेगा। मैग्नीज को जो है आप यहाँ रखेंगे सेंटर में और चतुष्फलकी की जो आकृति बनती है वो आप आकृति बना देंगे यहाँ पर। और ये एंगल जो रहता है 109 डिग्री कितना रहता है 28 मिनट का और एक यहाँ पर ब्रोमीन लग जाएगा, एक यहाँ पर लग जाएगा। इस तरह से जो है इसकी ज्यामिति बन जाएगी और इसके ऊपर 2- चार्ज है तो आपको 2- चार्ज भी दिखाना रहेगा। ठीक है, इस तरह से अब आपको अगर आंसर अपना चेक करना है तो आप चेक कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको 5 मिल रहे हैं और अगर आप इसको चेक करना चाहें यही वैल्यू आएगी तो इसका जो है चुंबकीय आघूर्ण जो होता है म्यू बराबर होता है √n+2। तो यहाँ पर n जो आपका होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपके डी कक्षक में 5 है तो 5 + 2 तो ये आपका हो जाएगा 7 और 7 5 जो 35। तो यहाँ पर जब म्यू का 35 का रूट निकालेंगे तो म्यू का मान आएगा 5.9
और पूरा अगर दशमलव के 2 स्थान तक जाते हैं शायद ये 92 आता है। तो वही आपके सवाल में मान दे रखा है, जिसका मतलब ये जो आपने किया है बिल्कुल राइट है। और इसकी आकृति पूछी थी संकुल की, तो आकृति हो जाएगी चतुष्फल की। ठीक है, इस तरह से 2025 HM का जो है सेट है, ये अनसॉल्व जो हम करा रहे हैं आपको 2025 का पहला सेट था, जिसमें हम लोगों ने 6 बहुकल्पी और 2-2 नंबर वाले दूसरे प्रश्न में जो आपके 4 प्रश्न पूछे गए हम लोगों ने देखे हैं। कल हम लोग तीसरा क्वेश्चन इसका और चौथा सॉल्व करेंगे। ऐसे ही आप अनसॉल्व का सोल्यूशन पाने के लिए हमारे वीडियो को जो है लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा चैनल है रोहित केमिस्ट्री क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।